हिंदुस्तान भी अजब देश है, यहाँ के नेता भी अजीबोगरीब हैं। बैठे ठाले विचार किया कि चलो एक संविधान ही तैयार कर लें कि हम हिंदुस्तान में कैसा राज चाहते हैं। एक सर्वदलीय कॉन्फ्रेंस बुलाई गई जिसमें नेहरू समिति बनाई गई कि वो एक रिपोर्ट तैयार करे। रिपोर्ट तैयार हो गई और प्रकाशित भी की गई। बड़ी प्रशंसा हो रही है, बड़ी श्लाघा हो रही है, तारीफ़ों के पुल बांधे जा रहे हैं। रिपोर्ट का अर्थ क्या है? क्या हमें भी सरकार कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड जैसा राज दे दे? वाह, बहुत खूब। वायसराय अंग्रेज़ होगा जो काफ़ी अधिकार संपन्न होगा, लेकिन चुनाव से ही कौंसिल और असेंबली में सदस्य भेजे जाएंगे और चुनाव में मत देने का अधिकार बालिग व्यक्तियों को ही होगा। सदन में वे स्वयं कुछ नहीं कर सकेंगे, केवल वायसराय की उंगलियों पर नाचेंगे। ऐसा लगता है कि वे कनाडा और आयरलैंड आदि के संविधान खोल कर सामने रखकर बैठ गए और ये रिपोर्ट लिख दी। लेकिन समस्या ये है कि ये रिपोर्ट लिखी क्यों गई? जब असहयोग आंदोलन जोरों पर था, उस समय बाबू भगवान दास आदि जोर शोर से अपनी बातें उठाते रहे, लेकिन किसी ने स्वराज्य की व्याख्या करने की आवश्यकता न समझी। पर आज जबकि कोई आंदोलन भी नहीं है, संविधान तैयार करके रख दिया गया है। आखिर इसका क्या कारण है? असल में बात यह है कि कुछ लोगों का विचार है कि साइमन कमीशन बना है तो ये कुछ न कुछ देने के लिए ही बना है, और अब सरकार आने वाली जंग और अन्य देशों की स्थितियों को सामने रखती हुई हिंदुस्तान को कुछ न कुछ देने के लिए तैयार है। कमीशन का बहिष्कार तो इसलिए किया जा रहा है कि मिशन में कोई हिंदुस्तानी सदस्य नहीं है, और कोई बात नहीं है। और अब सीधे नहीं बल्कि यूँ ही दूसरी तरह से कमीशन को बताना चाहते हैं कि हम कुछ लेना चाहते हैं। एक सज्जन ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि एक फ़कीर ने अपनी लंबी लाठी से एक लोटा बांध लिया और कहने लगा, मुझे भीख नहीं चाहिए, मुझे भीख नहीं चाहिए, मेरे लोटे को दे दो। हमारे उग्र नेताओं की स्थिति भी यही है। ये सभी समझे बैठे हैं कि अब कुछ न कुछ मिलकर ही रहेगा, इसलिए बता दें कि हम क्या लेना चाहते हैं। अक्ल के अंधे नेता आयरलैंड के समान अधिकार तो मांगते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि आयरलैंड की जनता ने ये अधिकार कैसे लिए हैं। 1916 से 1923 तक एड़ी चोटी का जोर लगाकर वे अंग्रेज़ों से संघर्ष करते रहे और इन अंग्रेज़ों की नाक में दम कर दिया। तंग आकर, मजबूर होकर जब वहाँ से जड़ें उनकी बिल्कुल उखड़ गईं, तब उन्होंने उनको थोड़े बहुत अधिकार दिए। और हम चाहते हैं कि हमने बैठकर बतियाया है, इसलिए हम भी उनके समान अधिकार हमें भी मिल जाने चाहिए। कितनी बड़ी गलतफहमी। अच्छा, फिर ये तो है भी बड़ा भारी देशद्रोह। अभी पिछली कांग्रेस में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पास हुआ था और अब उन्होंने तुरंत ही डोमिनियन स्टेट्स बनाया जाना मंजूर कर लिया है। इसका अर्थ क्या है? कहा जाता है कि ये कांग्रेस पार्टी थोड़ी ही थी जिसने कांग्रेस के साथ द्रोह किया हो। ये तो है सर्वदलीय कॉन्फ्रेंस। बहुत खूब, वाह। तुम कांग्रेस वाले ही समझौते के ठेकेदार हो गए हो। उदारवादी नेताओं ने क्यों न समझौता करने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता स्वीकार की? उन्हें तो हिंदुस्तान की कोई आवश्यकता नहीं थी। तब कांग्रेस के होने वाले पंडित जवाहरलाल आदि जो कि समाजवादी विचारों के समर्थक हैं, क्यों इस समिति में शामिल होकर अपना आदर्श बदल सके? क्या वो इनकलाब नहीं चाहते? वैसे ही इनकलाब चिल्लाते रहते हैं। क्या उन्हें आशा है कि ये सरकार स्वयं ही जो मांगें प्रस्तुत की गई है उन्हें स्वीकार कर लेगी? ऐसा सोचना जानबूझकर आंखें मूंदना है। या नेहरू साहब केवल सरकार को भयभीत करने के लिए ही पूर्ण स्वतंत्रता का शोर मचाते हैं और चाहते अधीन राज ही है? असल में ये आशा कि अभी कुछ मिलेगा बहुत बर्बाद करती है। दास बर्किनहेड की चापलूसी में कितना गिर गया था, यह उसके फरीदपुर के संबोधन से पता चल सकता है। आज सभी नेता उसी राह पर चल पड़े हैं। स्वतंत्रता कभी भी दान में प्राप्त नहीं होगी, लेने से मिलेगी, शक्ति से हासिल की जाती है। जब ताकत थी तब लॉर्ड रीडिंग गोलमेज कॉन्फ्रेंस के लिए महात्मा गांधी के पीछे पीछे फिरता था, और जब आंदोलन दब गया तो दास और नेहरू बार बार जोर लगा रहे थे और किसी ने गोलमेज तो दूर, स्टूल कॉन्फ्रेंस भी नहीं मानी। इसलिए अपना और देश का समय बर्बाद करने से अच्छा है कि मैदान में आकर देश को स्वतंत्रता संघर्ष के लिए तैयार करना चाहिए। नहीं तो मुंह धोकर सभी तैयार रहें कि आने वाला है स्वराज्य का पार्सल। नौजवानों को इन बहकावों से बचकर चुपचाप अपना काम करते रहना चाहिए। आपका साथी भगत सिंह।